दिल्ली के रोहिणी में बड़ा धमाका, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। रविवार सुबह दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह 7:50 पर हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। घटना के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक टीम और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इस विस्फोट में भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। फिलहाल जांच चल रही है और सुरक्षा एजेंसियां राजधानी की सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करने की तैयारी में हैं। दूसरी न्यूज आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रालयों का बंटवारा किया। सैनी ने गृह, वित्त, आबकारी एवं कराधान सीआईडी और नगर एवं ग्राम नियोजन जैसे प्रमुख विभाग अपने पास रखे हैं। उनके अलावा अनिल विज को ऊर्जा और परिवहन विभाग दिया गया, जो राज्य की बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अहम है। श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग सौंपा गया है, जबकि आरती राव को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला है। उद्योग और पर्यावरण विभाग राव नरबीर को दिया गया है। यह बंटवारा राज्य के नए प्रशासनिक ढांचे में विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। तीसरी न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है और बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले मुंबई की 36 सीटों में से 14 पर मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। हालांकि वर्सोवा, घाटकोपर और बोरीवली जैसे क्षेत्रों के मौजूदा विधायकों को सूची से बाहर कर दिया गया है। ये चुनाव राज्य की राजनीति में बीजेपी के भविष्य को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी की इस सूची में ओबीसी, मराठा और आदिवासी समुदायों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है, जो पार्टी के परंपरागत वोट बैंक का हिस्सा है। चौथी न्यूज आ रही है असम मध्य प्रदेश से। कांग्रेस पार्टी ने असम और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। असम की धुलाई, सिदली, बोंगाईगांव और सामागुरी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए खासे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे दोनों राज्यों में पार्टी की स्थिति का पता चलेगा। अगर कांग्रेस को यहां जीत मिलती है तो यह आगामी चुनावों के लिए पार्टी का मनोबल बढ़ा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। गुरुग्राम में एक शख्स से 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने निवेश पर उच्च रिटर्न का लालच देकर उसे ठगा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक सरकारी बैंक का डिप्टी मैनेजर है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे स्टॉक मार्केट में निवेश का झांसा दिया गया और उसके साथ धोखाधड़ी की गई। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ठगी के इस मामले ने निवेशकों को एक बार फिर सचेत किया है कि वे किसी भी अनियमित निवेश योजना से बचें। अगली न्यूज है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए कई पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर जैसे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर रखी गई है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी और उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। ये उन छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है जिनके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या संबंधित क्षेत्रों में डिग्री या डिप्लोमा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। देश भर में विभिन्न एयरलाइंस को पिछले कुछ दिनों में 70 से ज्यादा बम की झूठी कॉल्स मिली हैं। इनमें इंडिगो, अकासा एयर और विस्तारा की फ्लाइट्स शामिल हैं। इन कॉल्स के कारण कई फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा और कुछ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इससे एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस प्रकार की झूठी कॉल्स न केवल यात्रियों के लिए खतरनाक हैं,
बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी चुनौती है। अगली न्यूज है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में रविवार रात आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक डॉक्टर और 6 मजदूर शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस हमले ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की गंभीरता को उजागर किया है। सुरक्षा बलों ने कहा है कि वे आतंकियों को जल्द ही पकड़ने की कोशिश करेंगे और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अगली न्यूज है, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रविवार रात 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। फायरिंग की यह घटना गैंगवार से जुड़ी मानी जा रही है। मृतक की पहचान दीपक उर्फ पत्रकार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त दोनों गुटों के बीच पहले झगड़ा हुआ, जिसके बाद यह हिंसा हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों की तलाश की जा रही है। जहांगीरपुरी में इससे पहले भी ऐसी गैंगवार की घटनाएं हो चुकी हैं, जो इस इलाके की सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अगली न्यूज है, प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी पर 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रेमो और उनकी टीम ने एक डांस ग्रुप के साथ धोखाधड़ी की है और उन्हें पैसे नहीं लौटाए। रेमो ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि यह एक साजिश है। रेमो ने अपने बयान में कहा कि वह किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल नहीं है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे इस मामले में सत्यता की जांच करें और बिना पुष्टि के खबरें न फैलाएं। अगली न्यूज है, सोने की कीमतों में हाल के दिनों में तेजी आई है। MCX पर 5 दिसंबर के फ्यूचर गोल्ड की कीमत 77,750 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 1,443 रुपए अधिक है। दिवाली के मौसम में सोने की मांग बढ़ने से यह उछाल देखा जा रहा है। सोने के निवेशकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई है, जो वैश्विक आर्थिक स्थितियों और डॉलर की मजबूती का संकेत देती है। अगली न्यूज है, HDFC बैंक की सहायक कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जल्द ही अपना IPO लॉन्च करने जा रही है। इस IPO का साइज 12,500 करोड़ रुपए तक हो सकता है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का हिस्सा ऑफर फॉर सेल OFS के माध्यम से होगा और 2,500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। HDFC बैंक के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस IPO की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यह IPO वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे कंपनी को विस्तार और नई परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। अगली न्यूज है खेल जगत से। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराया। एमेलिया केयर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 रन बनाए और 3 विकेट लिए। ये न्यूजीलैंड का पहला महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब है, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए एक बार फिर खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड महिला टीम ने अपनी क्रिकेट की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। अगली न्यूज है, बेंगलुरु में खेले गए मैच में भारतीय टीम के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई, जिससे न्यूजीलैंड ने यह मैच आसानी से जीत लिया। यह जीत न्यूजीलैंड के लिए खास है क्योंकि यह 36 साल बाद भारतीय जमीन पर उनकी पहली जीत है। भारतीय टीम में बदलाव की संभावना है और वॉशिंगटन सुंदर को अगले मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है। दूसरा मैच 24 अक्टूबर से पुणे में खेला जाएगा। अगली न्यूज है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी नई CB 300F फ्लेक्स फ्यूल बाइक लॉन्च की है, जो भारत की पहली 300 सीसी फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल है। ये बाइक 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल पर चलेगी। कंपनी ने इसका एक्स शोरूम प्राइस 1,70,000 रुपए रखा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, यह थी आज की टॉप 15 खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आप ऐसे ही और अपडेटेड समाचार चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।